प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। दुनिया भर में कोरोना ने अफरा तफरी मचाई और जो स्केजुअल्ड चीज़ें थी उसको मुतासर कर दिया। बहुत सारी चीज़ें जो पहले से होना तय थी वो भी नहीं हो पाई। क्रिकेट के मैचेस इससे मुलतवी हुए, वर्ल्ड कप इससे मुलतवी हुआ। बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो इलेक्शंस हैं उनको रीशेड्यूल करना पड़ा। लेकिन कैनेडियन हुकूमत ने एक अनोखा फ़ैसला किया और कैनेडियन हुकूमत ने कोरोना की वबा में होते हुए अपने इलेक्शन जो हैं उसको वक्त से बहुत पहले कराने का फ़ैसला कर लिया और 20 सितंबर को ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने इन हालात में कि जब दुनिया को कोरोना की वबा का सामना है और उससे निपटने की हिकमत अमली बनाई जा रही है और कैनेडियन गवर्नमेंट ने बेहतर तरीके से इसको डील किया, इस आफत को टैकल किया और फिर मुआशी जो बहरान जिसका सामना लोगों को करना पड़ा था उसमें भी एक अहम किरदार अदा किया। लोगों की माली इमदाद की, उसके लिए पॉलिसीज़ लेकर आए। तो ऐसे में आखिर हुकूमत के पेश नज़र क्या बात है कि हुकूमत ने अपने इलेक्शंस को जल्दी कराने का फ़ैसला कर लिया है और अगर ये इलेक्शन जल्दी होने जा रहे हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आवाम को क्या फ़ायदा होगा, हुकूमत के पेश नज़र क्या फ़ायदा हो सकता है, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा, बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इसको हम सियासी एतबार से और मुआशी एतबार से दोनों पहलुओं से ज़रा देखने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हफीज़ुर रहमान साहब मौजूद हैं जो सीनियर तजज़ियाकार भी हैं, बिज़नेस एक्सपर्ट भी हैं। हफीज़ुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। इकराम फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी बिज़नेस एक्सपर्ट हैं और कुछ ही देर में हमें असदुद्दीन साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, आप भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। और हफीज़ुर रहमान साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर हुकूमत को क्या सूझी कि अपने इलेक्शंस वो अक्टूबर 2023 की बजाय वो 2021 में इलेक्शंस करवा रही है, जबकि इस हुकूमत के पास टाइम मौजूद था अगले 2 साल भी हुकूमत करने के लिए। जी असदुल्ला खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपके न्यूज़ चैनल 92 का बहुत शुक्रिया। सवाल आपका वैलिड है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट बनी हुई है उसी नॉमेनक्लेचर में यहाँ जो इस वक्त गवर्नमेंट चल रही थी लिबरल्स की, जस्टिन ट्रूडो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अब भी, क्योंकि कैबिनेट तो मौजूद है लेकिन अपना असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। उनके पास टाइम जैसे आपने कहा अक्टूबर 2023 तक था, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी नहीं थी यहाँ की, टोटल जो असम्बली है पार्लियामेंट में इनकी नंबर ऑफ जो मेंबर्स थे वो 157 थे, जो कि मेजॉरिटी नहीं बनती। इस लिहाज से इन्होंने यही सोचा कि जो इन्होंने ये पेंडेमिक के दौरान अपने गवर्नमेंट को चलाया, इनके अपने नज़दीक इनका ग्राफ कुछ बेहतर था, 37% के लिहाज से लीड थी इनकी, इसलिए इन्होंने प्रीमेच्योर इलेक्शन कॉल कर लिया। अच्छा, तो अब तो इसकी वजह से क्या कानून साजी में प्रॉब्लम आ रहा था? मेजोरिटी ना होने की वजह से मुश्किलात क्या थी हुकूमत को? ये भी आपका बेहतर सवाल है। कानून साजी में भी मुश्किलात हो सकती थी, लेकिन स्पेशली जब बजट हो तो यहाँ लाज़ी बात है अपोजिशन हर जगह ये कोशिश करती है कि बजट में उनको वो मेजॉरिटी ना लेने दें। तो ये मेन मेरे लिहाज से ये इसकी रीज़न। अच्छा, तो हफीज़ुर रहमान साहब, अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत ने कैलकुलेट किया होगा पूरा कि अगर वो इस वक्त इलेक्शन में जाते हैं तो वो अपनी मेजॉरिटी ले सकते हैं, और तो उसके लिए उनको कितनी सीट्स दरकार हैं और क्या वो ले पाएंगे? सर्वेस क्या कह रहे हैं? सर्वेस बिफोर इलेक्शन तो लिबरल के हक में थे, जैसे मैंने बताया 37% इनका ग्राफ जो है वो अपर था, लेकिन जो इलेक्शन कैंपेन है इसमें पार्टी पोजीशन चेंज होती रहती है और अब हो भी रही है। इस वक्त जो ग्राफ है आज का वो इनसे जो इनकी अपोजिशन पार्टी थी, क्लोजेस्ट अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव, वो 1 पॉइंट से ऊपर है। तो प्री मैच्योर इलेक्शन कराने से पहले इनका तो अपना यही था प्रोग्राम कि शायद जो हमने जिस तरीके से गवर्नमेंट चलाई पेंडेमिक के दौरान हमारी लीड बरकरार रहेगी, उसी बेस पे उन्होंने प्री मैच्योर इलेक्शन कॉल किए। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि कैंपेन में वो पार्टी पोजीशन चेंज हो रही है, इसमें कोई ऐसी चीज निकल आ सकती है आखिर में इलेक्शन के दिन कि शायद लिबरल के हम नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, ये कोई मैं इस पे एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के जो ग्राफ बता रहे हैं उस लिहाज से पार्टी पोजीशन वो नहीं है जो कि इलेक्शन कॉल करने से पहले थी। सही है। इस पर इकराम फरीद साहब, क्या ये सवाल भी उठ रहा है कि एक तरफ जाहिर है आपके ऊपर एक कोरोना की वजह से मौशी दबाव है,
पूरी दुनिया को ही ये प्रेशर फील करना पड़ा है, आपके इकोनॉमिक सेक्टर को। फिर आप दोनों हवाले से, एक तो तिजारत नहीं हो रही, ट्रेड, फिर टैक्सेस उस तरह से इकट्ठे नहीं हुए, और फिर जाहिर है आपको ख़ुद गवर्नमेंट को अपनी जेब से भी पे करना पड़ा है लोगों को। तो जब आपको पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना हो, ऐसे में आप इलेक्शन कराने के लिए चले जाएं, और जाहिर है इलेक्शन कराने पर भी पैसे लगते हैं और ख़जाने पर एक बोझ पड़ता है, तो क्या ये पॉइंट डिस्कस हो रहा है या ये वैल्यूएबल पॉइंट है कि मुल्की ख़जाने पर बोझ क्यों डाला जा रहा है इस वक्त? जी, अस्सलाम वालेकुम खान साहब, आपके तमाम ज़रूर को अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आप जो खजाने के ऊपर बोझ की बात कर रहे हैं, उसमें $20 मिलियन एक्सपेक्टेशन है जो एक्सपेंडिचर लगेगा इलेक्शन के ऊपर जी। और आपको पता है कि इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन। जब आप एक गवर्नमेंट की बात करें जिनकी जो ऑब्वियसली जीडीपी है, इट्स इन बिलियंस ट्रिलियंस, लेकिन जैसे हफीज साहब ने फरमाया कि क्योंकि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है तो इनको कुछ सख्त फैसले करने हैं आगे चल के, नेक्स्ट 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स के अंदर बजट के अंदर सख्त फैसले करने हैं। उसके अलावा जो ओवरऑल इकोनॉमी है, उसके हाउसिंग, जितने भी आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं कंट्री के अंदर, उनके अंदर सख्त फैसले करने पड़ेंगे अगर आपने इकोनॉमी को दोबारा बूम के ऊपर लेके जाना है जी। तो जो एनडीपी है वो इनकी कोलिशन थी। एनडीपी के जो ख्यालात हैं मोस्टली लिबरल के साथ मिलते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो भी ये नहीं चाहेंगे कि वो इनके साथ हर फैसले के ऊपर हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि उनकी अपनी एक पार्टी पोजीशन है जी। तो क्योंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी तो ट्रूडो साहब ने यही सोचा कि मैं आई हैव 4 to 6 पॉइंट लीड। अगर आप सर्वे निकाल के देखें इलेक्शन से पहले तो उनको 4 से 6 पॉइंट्स की लीड थी दूसरी पार्टियों के ऊपर। लेकिन अभी राइट नो जो लेटेस्ट है पोल्स, उसके अंदर वो 0.5 पॉइंट to 1 पॉइंट नीचे हैं पीसी से। सो जैसे हफीज साहब ने फरमाया कि इट कैन टर्न द टेबल्स फॉर देम, ठीक है। लेकिन जैसे उन्होंने कोरोना के दौरान अपनी इकोनॉमी को, अपनी ओवरऑल जो कोरोना के केसेस हैं, जो हेल्थ सिस्टम है, उसको कोलैप्स नहीं होने दिया। अगर आप ओवरऑल जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है इसके ऊपर नजर दौड़ाएं तो यूरोप में जो हुआ है, यूके में, अमेरिका में, उनका सिस्टम कोलैप्स हो गया हेल्थ सिस्टम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा के अंदर ये नहीं हुआ। तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर एक तो ये है, और दूसरा ये कि शायद वो जो $2,000 मिलते रहे पर हेड लोगों को एक एहसास, यानी जाहिर है वो मुतबादल तो नहीं हो सकता कि जो आप अर्न कर रहे थे या जॉब पर थे या बिजनेस कर रहे थे उसका मुतबादल तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लोगों की एक माली मदद की गई। तो इसका भी, इस भरोसे पर भी आपके ख्याल में ये फैसला किया गया होगा कि लोग इस वक्त हमें सपोर्ट करेंगे, हमने उनको हेल्प आउट किया है, हमने उनको अकेला नहीं छोड़ा, तनहा नहीं छोड़ा। देखिए हाँ साहब, कनाडा इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री। यू कैन नॉट कंपेयर विद अदर कंट्रीज के जहाँ पे आप पैसे दें तो वोट ले सकते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी जो वोटर्स हैं वो बहुत एजुकेटेड हैं, ठीक है। वो अगले 2 से 5 साल का देखते हैं कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ना कि 6 मंथ या 2 इयर्स बैक हमें कितनी सपोर्ट मिली थी या क्या हुआ था। अभी जब इलेक्शन में सारी पार्टीज जा रही हैं तो वोटर्स ये देखेंगे कि किसकी जो फ्यूचर फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, फ्यूचर हेल्थ केयर पॉलिसीज हैं, वो कितनी ब्राइट हैं, वो कितनी अच्छी हैं हमारे फ्यूचर के लिए। तो वो जो 2000 की आप इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, इट वाज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर फैमिलीज। लाइक उनसे उनकी मॉर्गेज पेमेंट, उनकी जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स थे, उसके अंदर उनको काफी फायदा हुआ है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि दैट माइट हेल्प लिबरल्स, आई डोंट थिंक सो पर्सनली। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो आपने जो खुद ही अभी बात की, असदुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असदुद्दीन साहब, अभी इकराम फरीद साहब कह रहे थे कि जो लोग देखेंगे कि इसकी फाइनेंशियल पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है, तो जाहिर है जो मौजूदा हुकूमत है लोग उसके बारे में देखेंगे कि उसकी फाइनेंशियल जो पॉलिसीज थी वो अभी कैसी थी। तो आपके ख्याल में जो मौजूदा हुकूमत की, जस्टिन ट्रूडो की फाइनेंशियल पॉलिसीज थी, वो इस काबिल थी या ऐसी अच्छी थी कि लोग दोबारा उनको वोट करेंगे और कहेंगे कि आप इसी तसलसल को जारी रखें, या फिर कोई डिफरेंट एक सिनेरियो देखना चाहेंगे?
हाँ, इशू क्या है इसका कि ये जो जस्टिन ट्रूडो पॉलिसीज है उसमें मसला क्या है कि जस्टिन ट्रूडो बेसिकली फाइनेंस में काफी मेस किए हुए हैं। अच्छा, ये जो सर्ब लोन्स जो इशू किए हैं ये बेशुमार अब्यूज हुआ है। लोग जो है $2000 लेके गल्फ में जॉब्स कर रहे हैं, दुनिया तमाम फिर रहे हैं, अमेरिका में जॉब्स उठा लिए, सर्ब उठा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत बड़ा डेफिसिट है ये। It will take 48 years to pay off this debt. G7 countries में सबसे largest debt COVID related is in liberal hands. इनको balancing of budget नहीं आ रहा, job creation समझ में नहीं आ रहा, काफी मसाइल खड़ा हो गए हैं। और ये जो है सिर्फ हमारे एक पील रीजन जगह है, वहाँ 5 MPs रिजाइन किए हैं, जिसके साथ RCMP के इन्वेस्टिगेशंस जारी है। ओके, इसमें ज्यादातर इंडियन एमपीज जो थे बैकग्राउंड के, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा। इसमें ग्रेवाल, नवदीप, संगा और काफी सारे एमपीज जो है इस वक्त रिजाइन करके बैठ गए। गगन सिकंद वो स्ट्रीटविल से रिजाइन करके गायब हो गया। ठीक है, तो इस वक्त जो और ये समझ रहे थे कि इन लोग जो है फ्री मनी पंप करके लोग जो है समझेंगे कि इनको हम वोट डाल देंगे, मगर लोगों के जहन में ये चीज आ गई है। देखिए, रेफ्यूजीज आ रहे हैं कनाडा में, और जो सीरियन रेफ्यूजीज इन लोग लेके आए हैं उसमें से 80% अभी तक 5 साल में जॉब नहीं कर रहे हैं, एंड देयर डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो कैनेडियंस बोल रहे हैं कि भाई हम आपको यहाँ कंट्री में लेके आए हैं और आप टैक्स बर्डन बन रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे उन लोग। तो ये जो है इससे जो है एंटी रेफ्यूजी फीलिंग्स भी आ रहे हैं। अब जो ये अफगानिस्तान में जो मस हो रहा, उसके वास्ते ट्रूडो अनाउंस कर रहे हैं कि मैं हजारों के रेफ्यूजीज को लेके आऊंगा। मैकलेन्स जैसी मैगजीन जो लेफ्ट लीनिंग है वो बोल रहे हैं कि अभी तक सीरियन रेफ्यूजीज बराबर संभले नहीं है। हाँ। अच्छा, जर्मनी को कंपेयर करें, जर्मनी क्या करे, 6 महीने के अंदर आपको लैंग्वेज और एक आप स्किल चूज कर लो, आपको हम ट्रेनिंग देंगे और फिर आप जॉब करेंगे। तो जर्मनी हैंडल करे, उनकी लेबर शॉर्टेज जो थी जर्मनी में वो सीरियन रेफ्यूजी से उन लोग भरपूर कंप्लीट कर लिए हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली कनाडा में जो इस वक्त जा रहा है ट्रेंड कि लिबरल्स को मेरा ख्याल में बड़ा शॉक मिलेगा इलेक्शन डे के दिन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी जो है टोरंटो में, वो कंजर्वेटिव्स के अंदर काफ़ी सीट्स के नॉमिनेशंस हम जीते हैं, और अक्रॉस GTA दो अभी रिसेंट में शो किया, तकरीबन 8 या 9 लोग शायद इलेक्ट होने के चांसेस हैं। उसमें से 3-4 कंजर्वेटिव्स भी है। सही सही, बिल्कुल सही है। लेकिन आपके इस जो आप बात कर रहे हैं, मेरे जहन में एक और सवाल पैदा होता है, लेकिन मैं आपके सामने वो सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद रखता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। असदुद्दीन साहब, मैं आप ही के सामने सवाल रखना चाहता हूँ। आपने भी जो एक अपनी डीप एनालिसिस दिया है पूरा फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का हुकूमत का, मेरे जहन में ये सवाल पैदा हो रहा था कि ये हो सकता है कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन हो, या एक एक्सपर्ट जो है वो चूँकि फाइनेंशियल इश्यूज़ को बहुत अंदर से गहराई से देख सकता है, तो एक उसकी आंख देख सकती है। मेरा सवाल यह है कि क्या आम लोग हैं, क्या वो भी इन तमाम इश्यूज़ को इसी तरह से डीपली देखते हैं जिस तरह से आपने देखा है? हो सकता है उनके नज़दीक ये सारी चीज़ें इतनी गहराई से वो इसको एनालाइज करने की सकत ही ना रखते हों, और आप अपने ओपिनियन के मुताबिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट, लोगों की राय मुख्तलिफ हो। नहीं, वो आप सही सवाल किए हैं। मसला क्या हो रहा है इस वक्त, एक तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सेकंड चीज है ये जो GTA में अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसिंग जो है बियॉन्ड कंपैरिजन हो गई। अच्छा। और कोई एनालिस्ट, आप कहीं भी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे लोगों की इनकम के कंपैरिजन से जो हाउसिंग मॉर्गेजेस जो आ रहे हैं मार्केट में अनसस्टेनेबल है वो। और जैसा ये सर्व एंड होएगा और इंटरेस्ट रेट्स नॉर्मलाइज होंगे तो काफी सारे लोगों को जो है उनका मैक्सिमम बजट इज गोइंग टू पे फॉर द हाउसिंग का मसला क्यों है? इसकी वजह यह है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी लिबरल्स की ऑन्टेरियो में, वो
बेशुमार ऑब्स्टिकल्स रखे डेवलपर्स के वास्ते। तो कंजर्वेटिव्स की जो पॉलिसी है ये बोल रहे हैं कि मार्केट को फ्री मार्केट खोलो और ये डेवलपर्स को इंसेंटिव्स दो कि उन लोग हाउसिंग बनाना, रेंटल हाउसिंग, न्यू हाउसिंग। तो इससे क्या होगा, जब सप्लाई बढ़ेगा तो जाहिर है जो है प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे। दूसरी चीज कंजर्वेटिव्स ये बोले हैं कि हम फॉरेन बायर्स जो जैसा वैंकूवर में सारे चाइनीज हांगकांग के आके पूरे अपार्टमेंट ब्लॉक्स ले लिए, रात में आप देखेंगे पूरे लाइट्स ऑफ है, बिल्कुल गोस्ट टाउन कैसा बनाए हुए हैं। और इससे क्या है, वैंकूवर के जो प्राइसेस दुनिया के नंबर 1 है वो, देयर इवन हायर देन लंदन एंड पेरिस। इसकी वजह क्यों है, वो सारा जो है डंप करके आए हैं। तो इन लोग इस चीजों के ऊपर टैक्सेस लगाएंगे और इसको जो है थोड़ा बहुत रेगुलेशन डालेंगे। तो इससे क्या है, जाहिर है मुझे जो ये बताइए कि हफीजुर रहमान साहब से तो अभी मैंने पूछा था असदुद्दीन साहब कि आपके ख्याल में क्या रीज़न हो सकती है ये फैसला जल्दी लेने की। आपके ख्याल में फिर ये मिसकैलकुलेट कर रही है गवर्नमेंट, यानी फिर किस भरोसे पर वो अर्ली इलेक्शन में जा रहे हैं, वरना तो ये अगले 2 साल हुकूमत कर सकते थे। असद साहब जी, इसकी ये कंप्लीट मिसकैलकुलेशन है। अब आप देखिए इस वक्त जो है, जो भी आप न्यूज़पेपर देखेंगे इस वक्त जो है ट्रूडो की पॉपुलैरिटी प्लमेट हो रही, और लोग जो है जो लिबरल के कोर सपोर्टर्स है वो एनडीपी के तरफ जा रहे हैं। और कैनेडियंस जो है बोल रहे हैं कि भाई आप अननेसेसरीली 4th वेव के दरमियान में, जब हम लोग अभी पैंडेमिक से रिकवर कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह थी जो आप अभी इस वक्त इलेक्शन कॉल किए। इसकी एक ही वजह है कि ही वांटेड अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। लोग समझ गए ये पावर था इनका, और इसके जवाब में कैनेडियंस जो है इनको वोट आउट कर सकते हैं। बड़ा शॉक हो सकता है इलेक्शन डे के दिन, बिकॉज कैनेडियंस इसके हरकतों से समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल एक पावर प्ले कर रहे हैं। ठीक है हफीजुर रहमान साहब, ये जो डिसीजन था इसको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसे देखा, इसको अपोज किया, इसको वेलकम किया, क्रिटिसाइज किया, उनका रिएक्शन क्या है इस पर? मेजॉरिटी पार्टी जो फेडरल के हैं, वैसे तो ब्लॉक टू बैक हुआ, लेकिन वो एक स्पेशल प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले तो उनके, क्योंकि जो आपके नाजरीन हैं वो जब देख रहे हैं तो उनको ये जरा पता होना चाहिए कि यहाँ 3 मेजर पार्टीज हैं जो फेडरली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं या उनका कुछ ग्राफ पब्लिक में है। नंबर 1 लिबरल है, सेकंड पे कंजर्वेटिव है, थर्ड पे एनडीपी है। तो एनडीपी के लिहाज से तो जैसे बताया गया है आपके इकराम साहब ने भी कि वो उनके कुछ ख्यालात लिबरल से मिलते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और भी आपको बता दूं कि ये ग्राफ ड्रास्टिकली कोई चेंज नहीं हुए। अगर ट्रूडो का ये डिसीजन, जैसे उसने अर्ली इलेक्शन कॉल किया, तो ट्रूडो का एज अ प्राइम मिनिस्टर आज भी सबसे ज्यादा फेवरेट ट्रूडो ही है। नंबर आज की डेट की बात मैं कर रहा हूँ, आज की डेट में भी ट्रूडो ही सबसे टॉप पे है एज अ फेवरेट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उसके डिसीजन को डेफिनेटली जो भी अपोजिशन के लोग हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, लेकिन उसका ग्राफ एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं गिरा। पार्टी की पोजीशन चेंज हुई है, ग्राफ उसका जाती तौर से नहीं गिरा। सही। जो लिबरल की आज की पॉलिसी नहीं है, अगर हम आज क्योंकि नंबर्स की बात की जाए तो जो इस वक्त हमारा फेडरल बजट जो मंजूर हुआ है 2021 का, उसमें डेफिसिट जो है 354.2 बिलियन से हमारा बजट डेफिसिट है। लेकिन लिबरल के गवर्नमेंट में हमेशा ये जो है बजट डेफिसिट में ही चलता है। बैलेंस बजट ये नारा है कंजर्वेटिव का, जो कि यहाँ इस वक्त हमारे प्रोविंस अंटेरियो में कंजर्वेटिव हुकूमत है, लेकिन कंजर्वेटिव का भी बजट वो नारा उनका अपना बैलेंस बजट का है, लेकिन डेफिसिट में चल रहा है उनका भी। तो इससे मैं ये नहीं समझता कि कोई यानी पार्टी अभी जो चेंजेस आ रही है पार्टी पोजीशन, ये कैंपेन की वजह से है। इसको हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि 20 तारीख को यही कुछ होगा जो आज की डेट में है। ये रोजाना चेंज हो रहे हैं। तो इस लिहाज से जो यानी अगर डेफिसिट बजट है भी, तो उसको साथ ही उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि 21-22 का जो बजट होगा अगर लिबरल देगी तो 354.2 बिलियन से वो रिड्यूस करके 154.7 बिलियन तक ले आएंगे। तो उनके लाजिवाती प्लान होंगे उनके पास, चाहे वो टैक्सेशन की मद में है या किसी और अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये तो
कुछ प्रोविंसेस से हेल्प भी लेते हैं, यानी फेडरल जो बजट है वो प्रोविंसेस से भी हेल्प ले रहे थे, तमाम से नहीं, कुछ प्रोविंसेस से, जिसमें हमारा ओंटारियो भी शामिल है। तो बहरहाल ये डिसीजन आज में हम कुछ नहीं कह सकते, एटलीस्ट मैं नहीं कह सकूंगा कि क्या होता है। दूसरे आपने ये क्वेश्चन किया कि दूसरे लीडर्स इनको किस एंगल, डेफिनेटली ये दोनों, यानी एक एनडीपी जिसकी जगमीत सिंह एक हमारे यानी यहाँ है तो कनेडियन ही, लेकिन बैकग्राउंड उनका इंडिया से है, वो लीडर है एनडीपी के। सो सही, वो तो ऑलरेडी लाजिम बात है इनके साथ चल रहे हैं ना, लिबरल के साथ, तो उनका ग्राफ भी इसलिए कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं हो रहा। कंजर्वेटिव ने अपनी पोजीशन जरूर चेंज की है, और कंजर्वेटिव तो हमेशा बैलेंस बजट का नारा लगाते हैं, लेकिन मुश्किल है वो कि IMF मार्च 18 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कनाडा की पॉलिसी को बहुत सराहा है, उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया। तो इसलिए आज से लेट्स सी व्हाट हैपन ऑन 20 सितंबर, होपफुली इंशाल्लाह इट विल बी बेटर फॉर अस। और कंजर्वेटिव में भी और तमाम पार्टियों में पाकिस्तानियों को जैसे बताया गया है ये असदुद्दीन साहब ने कि उनकी नॉमिनेशन में फर्क आया है, नॉमिनेशन में कुछ पाकिस्तानी इन हुए हैं, तो अच्छी बात है, तमाम पार्टियों को ज्वाइन करना चाहिए पाकिस्तानियों को और अपनी स्किल शो करनी। ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इकराम फरीद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की इकनॉमिक पॉलिसीज़ का कंपैरिजन कैसे करते हैं, और किसकी जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा बेहतर महसूस होती हैं और आवाम भी उनको ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं? कि अगर आप कनाडा की इकॉनमी को देखें फ्रॉम 2016-17, जो एनुअल ग्रोथ थी वो 2.5 to 2.8 थी, ठीक है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट क्वार्टर था 2020 का, व्हेन वी गॉट टू नो कोविड और व्हेन द कोविड हिट कनाडा, आपका -2 में चला गया इकोनॉमी। द सेकंड क्वार्टर वाज इवन वर्स, वी हैड -11.3%. The first one was -2, the next one was -11.3. लेकिन because of our government, that government, you know, जो उस time sitting में थी, their policies, their like encouragement to businesses, जो families थी, उनकी वजह से जो हमारा थर्ड क्वार्टर था, it was positive 9.1. So from -11.3, we were sitting at positive 9.1. Since then, ऑब्वियसली क्वार्टर 3 है जो 2020 का, उससे लेके अभी तक जो कोरोना के केसेस हैं वो बड़े थे, बीच में कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन हम कभी भी माइनस में नहीं गए सिंस देन। तो सिंस द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2020 हम कभी भी माइनस में नहीं गए। सो लाइक इफ यू कंपेयर पार्टी पोजीशंस, अभी O'Toole, he just came into office, like वो लीडर सेलेक्ट हुए हैं इट्स लेस देन ईयर, ठीक है। उनकी जो अपनी पॉलिसीज हैं दे आर वेरी फ्रेजाइल। वहाँ की जो उनकी पार्टी है जो उसके अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन है, यू नो, आफ्टर पार्टी इलेक्शन पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन होती है। जो उनके साथ लड़ने वाले थे दे आर नॉट सपोर्टिंग हिम, ठीक है। अगर ओटील की अपनी फिजिकल प्लान देखें, सो ही इज जस्ट प्लेजिंग टू बैलेंस द बजट फॉर विद व्हाट, ठीक है ना। जो एक एक्सटेंडेड पॉलिसी है वो उन्होंने अभी तक नहीं दी, उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि वो गोना बैलेंस द बजट, ठीक है। अगर बैलेंस द बजट की बात करें, जब डग फोर्ड आए थे प्रीमियम एज ए प्रीमियम इन ओंटारियो, ठीक है, तो अपने फर्स्ट ईयर के अंदर उन्होंने दे कट एवरीथिंग, दे कट एजुकेशन, दे कट द हेल्थ केयर, दे कट ईच एंड एवरीथिंग। The only thing they were supporting जो businesses हैं, ठीक है, जो I personally call them mafia, जो builder हैं GTA के अंदर या फिर पूरे ओंटारियो के अंदर, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप ज्यादा बिल्डिंग्स बनाओ विदाउट एनी लाइक ग्रीन लैंड पे दिस एंड दैट, ओके। बट जब कोविड ने हिट किया और सेकंड क्वार्टर के अंदर जब हम -11.3 में चले गए, so what he did, he start following liberal policies. So as of now, all the policies he's following, जो liberal की policies थी,
जो सेंटर में है या जो हमारे प्रीवियस प्रीमियर थे उनकी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे उसने हेल्प किया, हेल्थ केयर ही ऑफ कोर्स ही हैड टू हेल्प हेल्थ केयर, ठीक है। जो कट थे उसने वापस ले लिए। अभी जो एजुकेशन है हमारी, वी नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फॉर आवर स्कूल्स, आवर टीचर्स, फॉर देम टू कम बैक टू नॉर्म, ठीक है। तो अगर हम पॉलिसीज की बात करें जो टॉप की दो पार्टीज हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर आप -11.3 से +9.1 में आ सकते हैं, ठीक है, देन यू कैन डू वंडर्स इन फ्यूचर। जब कोविड ओवर होगा, अभी हमारे जो लाइक वी आर सीइंग, आई मीन वी वर thinking about V-shape recovery, but unfortunately it's W-shape recovery. हम ऊपर गए फिर नीचे आए. Now the economy is getting better. So the next 1 to 2 years, अगर ये government, ये liberal government survive कर जाती है and they follow the same policy they have followed last like 1 year during COVID, I think the economy will be in better shape. हाँ, अगर government change हो जाती है and PC की government आ जाती है, या like let's say NDP और PC they make a coalition, तो फिर हम scratch से start करेंगे. So I don't know where we will be in that position, लेकिन अगर यही continuity रहे तो we can be in better position. That's my take on the election. सही, बिल्कुल सही है. चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ ज़रा. ब्रेक के बाद आप सील से इसका इहाता किया है सारी बात का. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं. अभी जो बात हो रही थी मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ. हफीज़ुर रहमान साहब, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर मैं असदुद्दीन साहब के पास आता हूँ. ये बताइए कि जो इन्फ्लेशन बढ़ी कोविड के ज़माने में, या फिर थोड़ा सा लोग फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुए, इसका इल्ज़ाम अवाम हुकूमत पे डालते हैं या कोविड पे डालते हैं? ये लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई एक फाइनेंशियल एक प्रेशर आया था गवर्नमेंट के ऊपर और एक नई सिचुएशन का सामना था, उसको डील किया, और जैसा से अभी इकराम फरीद साहब बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने उसको एक तरह से रीगेन किया है जो भी लॉस में गए थे, या चीज़ों को बेहतर किया है, और अगर कंटिन्यूटी होती है तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. तो आवाम ये अंडरस्टैंड करते हैं, लोग ये सोचते हैं वहाँ पर रहने वाले कि जो कुछ हुआ वो इन्फ्लेशन का जो इल्ज़ाम है वो कोविड के सर है, हुकूमत के सर नहीं है. हफीज़ुर रहमान साहब. यहाँ जी आपका जवाब मैं दे रहा हूँ. पहले गवर्नमेंट को सिर्फ आप फेडरल गवर्नमेंट को ही शायद आप लिए जा रहे हैं. इसमें जो कोविड-19 है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का अपना एक पार्ट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना एक पार्ट है. ठीक है. दोनों में अपने लिहाज से चूंकि मुख्तलिफ पार्टियों के हैं. फेडरल में लिबरल की गवर्नमेंट रही और प्रोविंस ऑफ ऑन्टारियो में कंजर्वेटिव. तो दोनों ने अपने लिहाज से बिजनेसमैन को भी और इंडिविजुअल को भी सपोर्ट किया है. ठीक. मतलब उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं ये दे दूं कि बिजनेस के लिहाज से फेडरल गवर्नमेंट ने 60,000 की लोन एंड ग्रांट की शक्ल में जो डिजर्विंग लोग थे उनको दिया. अब किसने इसको मिसयूज किया या प्रॉपर यूज किया वो आज का सब्जेक्ट भी नहीं है. ये फेडरल गवर्नमेंट की तरह बिजनेसमैन के लिए. प्रोविंशियल ने भी यही, क्योंकि जो प्रोविंशियल की ज्यूरिडिक्शन बनती है उस लिहाज से उन्होंने ये सपोर्ट किया कि अगर आप इस वक्त कारोबार बंद रखें ताकि ये वबा ना फैलने पाए, जो कोविड-19 है, इसको स्टॉप किया जाए. उन्होंने भी ये कहा कि आप अगर रेंट देने की पोजीशन में ना भी हैं तो भी आप हमसे रिक्वेस्ट करें और अपना प्रूफ दे. आपको 75% जो है आपके रेंट का भी हम आपको अकोमोडेट करेंगे. और अगर वो पोजीशन भी नहीं है तो आपको कोई निकाल नहीं सकता. यही कुछ इंडिविजुअल के लिए भी हुआ. अगर कोई बंदा किराएदार है तो उसको ये कहा गया कि आपको अगर फर्ज करें मंथली रेंट देने की पोजीशन में आप ना हो तो भी आप फिक्र ना करें, आपको कोई निकाल नहीं सकता. यानी बिजनेसमैन को भी कहा गया कि आपके 75% हम रेंट दे सकते हैं और अगर वो भी ना हो तब भी आपको निकाल नहीं सकता कोई. तो ये प्रोटेक्शन दिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने. फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया $60,000 की शेप में. 40,000 पहले दिया, जिसमें 10,000 उन्होंने ग्रांट की शक्ल में दिया और 30,000 लोन की शक्ल में.
दोबारा उसको एक्सटेंड किया 20,000 से, जिसमें 10,000 ग्रांट है, 10,000 लोन है। तो दोनों गवर्नमेंट अपने लिहाज से अवाम को सपोर्ट करती रही है, और मैं दोनों से इस लिहाज से खुश हूँ कि दोनों को अपने अपने लिहाज से डिसीजन सही थे। और इसमें जो इन्फ्लेशन का आपका क्वेश्चन था, तो इन्फ्लेशन जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिसीज तो इसमें वो नहीं है, लेकिन वो हालात ऐसे रहे कि जब आपकी इनकम उस रेशो से नहीं बढ़ रही है जिस रेशो से आपके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन होना है और उसको मेकअप करना है गवर्नमेंट ने। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने लिहाज से, फेडरल ने अपने लिहाज से, कुछ टैक्सेस जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन बनती है, कुछ टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट की बनती है। तो अभी तो खैर वो इन्होंने ज्यादा उसमें स्टेप इन नहीं किया कि वो उन्होंने टैक्सेस कुछ बढ़ाए हैं, लेकिन फ्यूचर पॉलिसीज ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन साहब, अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो इसमें घरों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ, आपने इसका जिक्र भी किया। अच्छा, इसमें हम आम लोगों को देखें तो ज़ाहिर है वो कंसर्न थे कि कीमतें बढ़ रही हैं और उनकी पहुंच से बाहर हो रही हैं। बहुत सारे लोग तो इस फैसिलिटी को अवेल करने की पोजीशन में भी ना रहे, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते थे उसके मॉर्टगेज के लिए वो अप्लाई करें। अच्छा, लेकिन दूसरी साइड पर हमने देखा कि जो रियल्टर्स थे या रियल एस्टेट बिजनेस से वाबस्ता लोग थे वो इस तरह से खुश भी थे कि उन्होंने इससे ज़्यादा पैसे कमा लिए, उनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ गई, उनकी इन्वेस्टमेंट जो हैं उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो ये किसकी आंख से देखना चाहिए? बिजनेसमैन की आंख से देखें तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी, एक आम आदमी की आंख से देखें तो ये एक कमज़ोर पहलू है। इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? इसमें दो चार चीज हैं। नंबर वन, जो ये बोले हैं जैसा फोर्ड गवर्नमेंट जो है फंडिंग को कट कर रहे हैं एजुकेशन की, हेल्थ केयर, ये टोटल मिस इन्फॉर्मेशन है। दे इन फैक्ट इंक्रीज द हेल्थ केयर बजट, दे इन फैक्ट इंक्रीज द एजुकेशन बजट। मसला एजुकेशन में इस वक्त सबसे बड़ा ओंटारियो में ये है कि ये जो टीचर्स यूनियन है वो अनबिलीवेबल एक माफिया के ऐसा ऑपरेट करते, और हमारे टीचर्स जो हमारे स्कूल्स में उस प्रिंसिपल फायर भी नहीं कर सकते इनकॉम्पिटेंट टीचर्स को। एंड द टीचर्स इन ऑन्टारियो आर अमंग्स द हाईएस्ट पेड ऑन प्लैनेट अर्थ। और हमारा सारा बजट जो है ये टीचर्स के सैलरीज और इनके पेंशन्स के पीछे जा रहा, तो इसके वास्ते रेफॉर्मेशन की जरूरत है। सेकंड चीज है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में बेशुमार स्पेंडिंग कर रहे हैं कंजर्वेटिव्स, इसमें दे डिडंट होल्ड बैक। हॉस्पिटल्स के अनाउंसमेंट्स हुए हैं और काफी सारी फंडिंग हो रही है। अच्छा, रही बात अब जैसा फेडरल पॉलिसीज की बात हो रही, इसमें यह है बेशक सारे पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं for CERB benefits and also benefits for the businesses. In fact, conservative के platform में 180 पेज का डॉक्यूमेंट वो रिलीज किए हैं right at the beginning of the election. सारा वो होमवर्क किए हैं, नंबर्स रिलीज किए हैं। लिबरल्स अभी तक उनका प्रॉपरली प्लेटफॉर्म रिलीज भी नहीं कर सके। NDP किए हैं, conservatives were the first one, they will admit to it. They released a complete cost analysis and their party platform. For instance, businesses के वास्ते भरपूर मदद करेंगे conservatives. For instance, उन लोग जब hiring करेंगे तो conservatives जो है subsidize करेंगे hiring. Conservatives की जो policy है वो बोलते हैं free money मत दो, refugees आओ मगर job करो. Don't give free money. If people want to get support businesses, हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे टू हायर पीपल। यहाँ जो है लिबरल्स और एनडीपी की जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है वो फ्री मनी इकोनॉमी एंड ड्रग्स, लोगों को फ्री पैसा दो, वो बेशक कैसा भी अप्लाई करो, क्वालिफाई हो या ना हो। आपको पता है कि इन लोग जब सर्व बेनिफिट्स अनाउंस किए तो बोले थे कि लिबरल्स के 5,000 मिनिमम आपकी इनकम होना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर। बहुत सारे मोर देन 400-500,000 एप्लीकेशंस ऐसी भर दी है, उनकी इनकम भी नहीं थी, जस्ट ऐसी भर दी है। जब वो इन्वेस्टिगेट करके उसको रिवर्स करना चाह रहे थे तो बहुत ज्यादा आवाज आई पब्लिक में, तो वो दोबारा वो रिवर्स करे। तो लोग बोल रहे हैं कि टैक्स पेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं है लिबरल्स के पास। ये अनाउंसमेंट करते जा रहा बेशुमार ट्रूडो, मैं ये पैसा दूंगा, वो पैसा दूंगा, ये पैसा लेके आ रहा कहां से? ये लोगों को टैक्स टू डेथ कर रहा पॉलिसी। अब इन लोग कैसा पे करेंगे ये सारे जो पैसा? तो ट्रीज पे थोड़ी ग्रो होता, जैसा हमारे प्रीवियस मेयर है मिसागा के, वो बोले कि लिबरल्स समझते कि पैसा जो है ट्रीज पे ग्रो होता लिटरली,
उनको कुछ समझ ही नहीं है कि पैसा कैसा जमा होगा। 48-50 years भी इन लोग पे ऑफ नहीं कर सकेंगे जो इस वक्त इतना बड़ा मैस किए हुए हैं। अच्छा, मसला क्या है कि conservatives want people to work, they want the economy running, and even for businesses they're willing to give them bigger loans than what the liberals have given and give them more incentive to hire people, get the economy going. 1 million jobs the conservatives have promised. What are the liberals doing? Nothing. All they want to do is give free money, and is waqt small businesses cannot find labor. कई को work करेंगे, जो students जो है $2,000 उनको घर में मिल रहे हैं, वो कई को बस में जाके जॉब करेंगे, आपके लोकल सुपरमार्केट में, आपके लोकल रेस्टोरेंट में कर रहे ही नहीं जॉब। और इस वक्त जो है आप देखेंगे टोरंटो में, आप पूछेंगे तो सारे बिजनेसेस दे आर रिलाइंग ऑन फॉरेन स्टूडेंट लेबर। तो ये जो आपके जो गेस्ट जो प्रेजेंट कर रहे हैं पिक्चर, स्मॉल बिजनेस ओनर, मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स, दे आर फेड अप ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द लिबरल्स एंड दे विल बी पनिश्ड एट द पोल्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सही है। इकराम साहब, डू यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन? वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड दिस एनालिसिस? आपके ख्याल में कि डू यू सी इट अ मैस, जो कहा गया कि ये एक मैस हो चुका है और इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है? इन माय ओपिनियन जो ये कह रहे हैं कि $2,000 देखें, आई एग्री कि अगर आप किसी को $2,000 देते हैं तो व्हाई वुड ही और शी गो टू वर्क, ठीक है? बट ये उन हालात में था जब आप उनको कह रहे थे कि प्लीज स्टे एट होम, ठीक है, विल गिव यू $2,000, प्लीज स्टे एट होम। अभी सबसे ज्यादा जो कोरोना के केसेस हैं आपके पूरे प्रोविंस और पूरी कंट्री के अंदर पील रीजन में थे। पील रीजन ब्रैम्पटन के अंदर सबसे ज्यादा केसेस थे। और ब्रैम्पटन के अंदर क्या सिचुएशन है, आई लिव राइट बिसाइड ब्रैम्पटन, आई मीन जॉर्जटाउन, हॉल्टन। उधर पोजीशन ये थी कि जो स्टूडेंट्स ऐसे थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे एट होम, ठीक है, उनको $2,000 नहीं मिल रहा था बिकॉज दे डू नॉट क्वालिफाई। $2,000 सिर्फ उस बंदे के लिए था जो ईदर दे आर सिटीजन और दे आर ऑन PR, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 2,000 नहीं था। तो वो बेचारे बसों में या जैसे भी वो जॉब पे जाते थे, जॉब पे जाके वो मिनिमल जो वेजेस की जॉब्स हैं वो करते थे। उसकी वजह से बहुत ज्यादा केसेस स्प्रेड हुए हैं उन बंदों के अंदर जो स्टे एट होम नहीं कर सकते थे, ठीक है। जो बंदे अफोर्ड कर सकते थे आउटस्कर्ट्स में, या फिर जो सिटीजन थे जो घर में रह सकते थे, जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, उन प्लेसेस के ऊपर कोविड इतना ज्यादा नहीं फैला, ठीक है। सो व्हेन यू आर सेइंग कि उनको आप 2,000 देंगे और वो घर में बैठेंगे, सो इट वाज अ स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द कोविड, नॉट बिकॉज गवर्नमेंट कहती थी कि भाई हमने हर बंदे को पैसे देने हैं। तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी हैव देयर ओपिनियन, लेकिन हमारी गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट स्पेशली, जैसे उन्होंने कोविड को टैकल किया है। अमेरिका इज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आपने देखा अमेरिका में क्या हुआ लास्ट 2 years में? पीपल वर डाइंग ऑन द स्ट्रीट, दे वर बर्निंग पीपल इन लाइक एक ही ग्रेव के अंदर 1,000 बंदे उन्होंने किए हैं। डू वी हैव दैट सिचुएशन हियर? डू यू सी द सिचुएशन इन UK जहां पे NHS कोलैप्स हो गया, ठीक है। सो वी शुड थैंक गॉड एंड थैंक आवर टीचर्स एंड आवर हेल्थ वर्कर्स। देखें, वो कह रहे हैं कि टीचर्स दे आर माफिया। अगेन, the people who are preparing your next generation and you call them mafia, I think we shouldn't do that. We should treat them with respect, ठीक है। They deserve good salary, because if you are not like paying teachers well, how they are going to teach your kids well? Do you want everybody to send their kids in private schools? That's the situation back home. We don't want the same situation in this country. So we have to fund our schools, and we have to fund our health system to have a better healthy right, sir. generations and educated generation. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। इकराम फरीद साहब, असदुद्दीन साहब और अफान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।